एपिसोड 1। आस्था एक मासूम, चुलबुली और कभी किसी से ना डरने वाली लड़की है। आस्था के परिवार में उसकी छोटी बहन और पापा थे। आस्था की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने पापा और बहन के साथ रहती है। आस्था एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी मगर अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान है। आस्था काफी खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए, गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम होठ, कमर से नीचे तक आते हुए उसके सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आस्था अभी 23-24 साल की थी। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तनु ने आस्था से पूछा, यार एक बात बता, हम दोनों की पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? मतलब जॉब के बारे में। आस्था बिंदास वे में रिप्लाई देते हुए कहा, सोचना क्या है, जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और क्या। तनु खुश होते हुए पूछती है, तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, राठौर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये मेरा सपना है। तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, मतलब मैडम के सपने तो काफी बड़े हैं, क्या बात है? अच्छा वैसे मैंने सुना है उस कंपनी का सीईओ काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया का काफी सारी लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं पर वो है किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और तू उसके साथ काम करेगी। वाह, मतलब सही है यार। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? तूने बड़ा देखा है उसे, जो इतना कुछ पता है तुझे? तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने हैंडसम बंदे को देखूं, वो तो कभी मीडिया और लाइमलाइट में भी नहीं आता यार। आस्था उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती है, चुप कर नौटंकी, कुछ भी बोलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हैंडसम है या नहीं, समझी तू? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी लड़की यार तू, क्या हॉट लड़कों को देखकर तेरा दिल नहीं धड़कता? तनु ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल तो जोरों से धड़कता है यार, दिल करता काश इस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाऊं। आस्था ने तनु के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से डांटते हुए कहा, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? आस्था की बात सुनकर तनु मुंह बना लेती है और वो दोनों इसी तरह अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम के माहौल में गर्माहट थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। थोड़े समय बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट की ये मीटिंग थी वो प्रोजेक्ट उस शख्स को मिल जाता है जो दिखने में किसी राजा से कम नहीं था, जिसके आसपास का ऑरा काफी डार्क था। तभी सब लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आकर कहता है, मान गए मिस्टर राठौर, जिस चीज को आप हासिल करना चाहे उसे पाकर ही रहते हैं। मिस्टर राठौर ने एटीट्यूड में कहा, हाँ अर्जुन सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, इसलिए जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अर्जुन इतना बोलकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने असिस्टेंट के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। उनके बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और तनु अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी उनकी स्कूटी किसी ब्लैक BMW से टकरा जाती है। खुशकिस्मती ये थी कि आस्था और तनु को कोई चोट नहीं आई थी पर उनकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी, जिसे देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को रोक ना सकी। आस्था ने गुस्से में कार के सामने जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या? तभी कार का दरवाजा खुला और पहले ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, और सॉरी मैडम, हम थोड़ी जल्दी में हैं, हमें माफ कर दीजिए। मगर आस्था तो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसने ड्राइवर की बात को सुनकर ड्राइवर से कहा, व्हाट डू यू मीन कि जल्दी में है? अगर जल्दी में हो तो देखकर गाड़ी नहीं चलाओगे और किसी को भी ठोक दोगे? ड्राइवर ने घड़ी में बार बार देखते हुए कहा, देखिए मैडम प्लीज हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। अपनी जिद पर अड़ते हुए आस्था ने ड्राइवर से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तभी ड्राइवर को किसी से बहस करता देख अमन बाहर आता है। अमन ने ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ नकुल? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही आस्था ने अमन से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ है? ये देखिए, अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करके दिखाती है। अमन ने आस्था से थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, देखिए मैडम हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। आस्था ने गुस्से में अमन से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दे? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग हम मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो अपना फोन निकालने लगती है। इधर गाड़ी में बैठे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर निकल कर आता है।
अर्जुन ने अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए अमन से पूछा, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कहा, सर, इन मैडम की स्कूटी हमारी कार से टकराकर डैमेज हो गई है और ये मैडम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही है। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, उस ड्रामा गर्ल को स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे दे दो। वैसे भी ये इतना ड्रामा पैसों के लिए ही कर रही है। इतना सुनने के बाद तो जैसे आस्था के तन बदन में आग सी लग जाती है। आस्था ने भागते हुए अर्जुन से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। अर्जुन आस्था की तरफ देखता और एक पल के लिए तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन ने होश में आकर आस्था से कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आस्था ने फिर से सवाल करते हुए अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन? हम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं? अर्जुन ने आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, यही कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो पैसों के लिए ही तो कर रही हो। आस्था ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, हाँ घरेलू, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैं पैसों के लिए ही कर रही हूँ। अर्जुन ने आस्था को चुप करते हुए कहा, शुश धीरे बोलो, मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। आस्था ने सवाल करते हुए कहा, और यली, और मुझे तुम जैसे अक्ल से पैदल लोग पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर और अमन दोनों की हालत खराब हो रही थी। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की को मरना है क्या, जो ये सब बकवास बातें बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ तनु मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी और मन में सोचे जा रही थी, हाय कितना हॉट है ये, क्या बॉडी है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और दूसरी ही दुनिया में ही खोई हुई बस अपने दांत दिखाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। आस्था के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? आप से पैदल, और वो भी मैं? आस्था ने भी फुल ऑन एटीट्यूड में कहा, हाँ, आप बिना किसी के बारे में जाने कैसे कोई गलत राय बना सकते हैं? ऐसा काम तो अक्ल से पैदल ही इंसान करेगा ना। अब तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था के हाथ में नोटों की गद्दी रखते हुए कहा, ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आस्था उन पैसों को लेकर थोड़ी दूर जाती है और वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है। उस पत्थर को उठाकर वो सीधा उसे अर्जुन की गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उसकी गाड़ी का सामने वाला कांच बुरी तरह टूट जाता है। और अर्जुन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ एक हाथ से अपने बालों पीछे झटकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके दिए हुए पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए पैसे और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा, और हाँ, आप भी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना अभी तो कांच तोड़ा है, अगली बार पूरी गाड़ी ही उड़ा दूंगी। आस्था ने तनु के पास आकर थोड़े सख्त लहजे में, चल तनु यहाँ से, और दोनों वहां से चली जाती हैं। एपिसोड 2, अर्जुन का गुस्सा। आस्था अर्जुन के हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाती है। अर्जुन गुस्से में वहीं खड़ा होकर आग बबूला हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे पैसों को एक बार देखा और कसकर अपनी मुठियां भींच लीं। जिस तरफ आस्था गई थी उस तरफ देखते हुए अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर, अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। अर्जुन ने अमन से गुस्से में कहा, अमन, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लाके दो और दूसरी गाड़ी मंगवाओ। अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यस सर, मैं अभी कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अमन जल्दी से दूसरी गाड़ी के लिए फ़ोन करता है। लगभग 15 मिनट्स में दूसरी गाड़ी वहां आ जाती है। अर्जुन अमन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से सीधा अर्जुन के विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ न रहकर एक अलग ही विला में रहता है, वहीं उसकी फैमिली एक अलग मैंशन में रहती है। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के पापा 2 भाई थे। अर्जुन के पापा का नाम विक्रम सिंह राठौर था, जिन्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है। अर्जुन के चाचा का नाम विजय सिंह राठौर था, जो एक खुश मिजाज इंसान है, और विजय की पत्नी का नाम शारदा सिंह राठौर है, वो भी स्वभाव से खुश दिल हैं। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्र सिंह राठौर है। रुद्र एक मस्तमौला लड़का है, वो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है। विजय जी की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुष्का सिंह राठौर है। अर्जुन की दादी का नाम कल्याणी सिंह राठौर है, जो इस फैमिली की मुखिया हैं।
बात करें अर्जुन की मां की तो वो जब अर्जुन छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन की मां की मौत के बाद विक्रम सिंह राठौर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी जिससे अर्जुन अपने पापा से नफरत करता है। अर्जुन की सौतेली मां जिनका नाम विशाखा सिंह राठौर है, जो दिखने में किसी विलन से कम नहीं थी, वो बस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश करती रहती हैं। अर्जुन की एक बुआ भी है जिनका नाम प्रमिला सिंह राठौर है और उनके लड़के का नाम विक्की है, जो एक निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है। अर्जुन अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी दादी और भाई बहन से प्यार करता है। वो लोग अर्जुन की जान है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन जैसे ही अपने विला पहुंचा वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो रूथ नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, हाँ छोटे बोल, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रूथ ने अपने मस्तमौला अंदाज में कहा, हाँ भाई सब ठीक है, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। आप बताएं आप कैसे हो? और हाँ दादी पूछ रही थी कि आप उनसे मिलने कब आ रहे हो? अर्जुन ने नॉर्मल वे में कहा, मैं भी ठीक हूँ, और दादी को बोलना मैं उनसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शॉवर लेने चला जाता है। वो आज काफ़ी थक गया था और थकावट दूर करने के लिए हॉट शॉवर लेता है। वही फ़ोन कटने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, काश भाई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपको समझ सके, आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। आप चाहे कितना भी ये दिखाने की कोशिश कर लो कि आप खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप अंदर से कितने अकेले हो, आपकी लाइफ में कितना अकेलापन है, और अब उसे दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इधर अर्जुन 10 मिनट बाद शॉवर लेकर बाहर आता है और सीधा जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। इस वक्त अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ दर्दनाक था, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ आस्था अपनी टूटी हुई स्कूटी लेकर पैदल घर की तरफ जा रही थी और साथ ही तनु से बात भी कर रही थी, या ये कहे कि अर्जुन की बुराई कर रही थी। लेकिन तनु तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तनु आस्था की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस हूँ बोले जा रही थी। जब आस्था ने तनु की तरफ ध्यान दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आस्था गुस्से में तनु का नाम पुकारती है, तनु, लेकिन तनु पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और आस्था तनु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तनु नु नु। तो तनु हड़बड़ा जाती है और तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आस्था, तू इतना चिल्ला क्यों रही है, तू ठीक तो है ना? आस्था ने उल्टा तनु से सवाल करते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू ठीक तो है ना? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। तनु ने आस्था से खुश होते हुए कहा, वो मैं उस हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी। इस पर आस्था तनु को कंफ्यूजन के साथ देखती है। आस्था के इस तरह देखने पर तनु ने आस्था से कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। कितना हैंडसम था ना वो, किसी हीरो से कम नहीं था। आस्था ने चिढ़ते हुए तनु से कहा, शट अप, अगर तूने एक और शब्द बोला ना उसकी तारीफ में तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, और तू आंटी को कॉल करके बोल देना कि आज तू मेरे ही घर पर रुकेगी। तनु ने आस्था के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहे, और अपनी माँ को फ़ोन करके बता देती है। कुछ देर में वो दोनों घर पहुँच जाती हैं। तनु और आस्था सीधा जाकर अपना बैग सोफे पर रखकर दोनों वहीं बैठ जाती हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि वो पैदल चलकर जो आई थी। तभी आस्था की छोटी बहन शिवी आकर आस्था के गले लगते हुए कहती है, दी क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज से नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके आ रहे हो। इतना कैसे थक गए, आज तो आपके क्लासेस भी नहीं थे फिर भी इतना थक गए। तनु ने थके हुए टोन में कहा, अरे कुछ नहीं शिवी, वो हम दोनों पैदल घर आए हैं ना, बस इसलिए। शिवी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, क्यों आप दोनों पैदल घर क्यों आए हो? दी आपकी स्कूटी कहाँ गई? तनु ने आराम से कहा, अरे वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिससे स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए हमें पैदल घर आना पड़ा। आस्था के पापा किचन से आते हुए घबरा कर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट कैसे हो गया?
आप दोनों ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मनोज जी को घबराया हुआ देखकर आस्था तनु को घूर कर देखती है, जैसे कहना चाह रही हो क्या जरूरत थी ये सब बताने की। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, हम ठीक हैं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, आप घबराएं मत। मनोज जी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा एक पागल मिल गया था, उससे ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप ये सब छोड़िए, सब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या? मनोज जी ने दोनों से प्यार से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है, आप जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। आस्था ने अपने पापा से कहा, पापा आप क्यों परेशान हुए, मैं आकर खाना बना लेती। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज मेरी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप आई है, तो क्या मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना भी नहीं बना सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। आप जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था और तनु दोनों वहां से फ्रेश होने चली जाती है। तब तक मनोज जी और शिवी दोनों मिलकर खाना लगा लेते हैं। कुछ देर बाद वो तनु और आस्था भी आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आस्था की खाने को देखकर भूख दोगुनी हो गई थी। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। आस्था ने खाना खाते हुए अपने पापा से कहा, वाह पापा खाना बहुत ही टेस्टी है, खाकर मजा आ गया। तनु ने मनोज जी की तारीफ करते हुए कहा, हाँ अंकल मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। आप मेरी माँ को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए ताकि मैं भी रोज इसी तरह का टेस्टी खाना खा सकूं। आस्था ने तनु से कंफ्यूज होते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? आंटी टेस्टी खाना नहीं बनाती, तू घर चल, आंटी से तेरी शिकायत करूंगी कि तू उनके खाने की बुराई कर रही थी, तब देखना तुझे उनके हाथ का खाना नहीं डंडे मिलेंगे। और फिर हंसने लगती है। तनु ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन जो मेरा खाना पीना भी बंद करवाने पर तुली हुई है? शिवी ने आस्था की साइड लेते हुए कहा, तनु से तनु दी, इसमें दी की क्या गलती है? आपने ही तो कहा था कि आपको पापा के हाथ का खाना अच्छा लगता है और आंटी को पापा से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब जब ये बात आंटी को पता चल जाएगी तो वो आपको खाना ना दे तो उसमें दी की क्या गलती है? ये तो गलत बात है, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तनु मुंह बनाते हुए कहती है, शिवी तू भी आस्था की साइड ले रही है, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया कर। तनु को इस तरह मुंह बनाते देख सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का दूर नॉक किया। अर्जुन ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कम इन। तो एक सर्वेंट अंदर आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। अर्जुन ने सर्वेंट से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, और वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट वही अर्जुन के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जो एक लड़की की आवाज थी जो बोल रही थी, अर्जुन जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है। तुम्हें तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम हो जिसे कभी भूख नहीं लगती। चलो अभी नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और अगर एक बार मैं नाराज हो गई तो तुम मुझे मना नहीं पाओगे, समझे तुम? तभी अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। एपिसोड 3 इंटरव्यू। अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर फ्रेंडली टोन में अमन से कहा, हाँ अमन बोलो क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कैजुअली पूछा, सर वो कल आपकी पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आप खुद ही ये इंटरव्यू लेंगे या मैं मैनेजर को बोल दूं? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए अमन से कहा, अमन मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम मैनेजर को ही बोल दो और हाँ कंट्रैक्ट साइन करवा लेना। अमन ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं बोल दूंगा उससे। अमन से बात करके अर्जुन नीचे डिनर करने के लिए चला जाता है। डिनर करने के बाद अर्जुन अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है, और दूसरी तरफ आस्था और तनु दोनों अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, क्योंकि कल उनका इंटरव्यू जो था, जिसके लिए उन दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से ही पहले ही अप्लाई कर दिया था, उसी की तैयारी में दोनों बिजी थी, क्योंकि कल उनकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू जो था, जिसके लिए दोनों कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन दोनों को कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड थी। सुबह जब आस्था की नींद खुली तब तक 8 बज चुके थे। आस्था जल्दी से खड़ी हुई और तनु को उठाकर सीधे बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आकर तनु को देखती है तो तनु अभी भी सो रही थी।
तनु को सोते देख आस्था वही पास में रखा पानी जग उठाकर पूरा पानी तनु के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे तनु एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। तभी तनु को महसूस होता है कि वो बेड पर है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने आस्था खड़ी उसे ही घूर रही थी और उसके हाथ में पानी का जग था। तनु ने आस्था से चिढ़ते हुए कहा, ये क्या है आस्था? सुबह सुबह में ही मिली थी तुझे, जो मेरे साथ प्रैंक कर रही है? आस्था ने तनु से कड़क आवाज में कहा, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं तो तुझे बस उठा रही थी। तनु ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन उठाता है यार, पूरा गीला कर दिया। आस्था ने तनु को ताना मारते हुए कहा, प्यार से भी उठाया था, लेकिन महारानी साहिबा आप उठी नहीं तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब उठ और जाकर तैयार हो जा, वैसे भी तूने नहा तो लिया है, अब बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं, अगर कपड़े भी तुझसे चेंज नहीं हो रहे तो बता, वो भी मैं कर देती हूँ। तनु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, जी नहीं, आपने मुझे नहला कर ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, अब कपड़े मैं खुद चेंज कर लूंगी। ये बोलकर तनु तैयार होने के लिए चली जाती है। वहीं आस्था नीचे चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर में तनु भी नीचे आकर आस्था की हेल्प करवाने लगती है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है तो सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आस्था और तनु अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। मनोज जी ने शिवी से कहा, बेटा चल, तुझे मैं तेरे कॉलेज छोड़ देता हूँ, वहीं से मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। शिवी ने मनोज जी से कहा, ठीक है पापा चलिए, और वो दोनों भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन आज बहुत बिजी था, उसकी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिससे उसे मीटिंग करनी थी। वो आज शाम को ही इंडिया से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे आज ही ये मीटिंग करनी थी, क्योंकि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकता था, और ये मीटिंग बाहर किसी होटल में हो रही थी, इसलिए वो आज अपने ऑफिस नहीं आया था। वहीं आस्था और तनु एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने टैक्सी से उतरते हैं। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राठौर एंटरप्राइजेज। आस्था इस बिल्डिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। तनु आस्था को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे हंस क्यों रही है? अगर किसी ने देख लिया ना तो वो तुझे पागल समझेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे, फिर दे लेना तू इंटरव्यू। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, मैं हंस नहीं रही हूँ, बस मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। आस्था ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में काम करूं, और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। देख, आज मैं यहाँ इस बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ हमने स्टडी खत्म होने से पहले ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, नहीं तो हम आज यहाँ नहीं होते। तनु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो तू ठीक कह रही है, अगर हम पहले अप्लाई नहीं करते तो यहाँ नहीं होते। अच्छी बात है, हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब चल अंदर चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर आस्था रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, इंटरव्यू किस फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट, 5th फ्लोर पर इंटरव्यू है। वो दोनों लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं, वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ है, तो वो दोनों जाकर वही रखी चेयर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती हैं। ऐसे ही सबके इंटरव्यू के बाद आस्था का नंबर आता है और फिर तनु का। दोनों ने अपना इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया था और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया था। आस्था और तनु दोनों आज बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, दोनों को ही आज जॉब जो मिल गई थी, वो भी उनके फर्स्ट इंटरव्यू में ही, और दोनों को एक साथ ही जॉब मिली थी और उन दोनों को कल से ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। दोनों वहां से खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में से ही एक केक खरीद अपने साथ सेलिब्रेशन के लिए ले जाती हैं। इधर अर्जुन की भी मीटिंग अच्छी तरह से खत्म हो गई थी, तो वो वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन ऑफिस पहुंचकर अपने मैनेजर से कहता है, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? मैनेजर ने खुश होते हुए कहा, इंटरव्यू अच्छे से हो गया सर, और 2 लोगों को जॉब भी दे दी है। उन लोगों को कल से ऑफिस आने का भी बोल दिया है। अर्जुन ने नॉर्मल टोन में कहा, ओह दैट्स ग्रेट, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। मैनेजर ने अर्जुन से कहा, ओह सर मैं करवा लूंगा, ये बोलकर वहां से चला गया था। इधर आस्था घर पहुंचकर पहले फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद किचन में लंच बनाने में लग जाती है। तनु आस्था के साथ नहीं आई थी, वो अपने घर के लिए निकल गई थी और शाम को अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, क्योंकि आस्था और तनु की वजह से उनकी फैमिलीज भी क्लोज थी।
आस्था किचन में बिजी थी, तभी उसकी घर की दूर बेल बजती है। आस्था किचन से अपने हाथ पोंछकर निकालते हुए कहती है, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट रुको। आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को देखकर आस्था ने सरप्राइज होते हुए कहा, अरे छोटी, तू इतनी जल्दी आ गई। शिवी असाई टोन में जवाब देती है, हाँ दी, वो आज कुछ क्लासेस नहीं थी तो सोचा घर चली जाती हूँ। शिवी ने अंदर आते हुए आस्था से पूछा, वैसे आज आपका तो इंटरव्यू था ना, तो कैसा गया? आस्था ने खुश होते हुए शिवी से कहा, बहुत अच्छा, कल से उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। शिवी ने एक्साइटेड होते हुए आस्था से कहा, वो दी, यानी कि आपको जॉब मिल गई, आई एम सो एक्साइटेड। आस्था ने शिवी से पूछा, जॉब मुझे मिली है, तू क्यों इतना एक्साइट हो रही है? शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, अरे दी, माना कि जॉब आपको मिली है पर लॉटरी तो मेरी निकली है। आस्था ने कंफ्यूजन के साथ शिवी से पूछा, तेरी लॉटरी कैसे निकल गई, जरा बताना मुझे। शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, दी, अब आपकी जॉब लग गई तो आप भी मुझे पॉकेट मनी दोगी, और पापा भी, तो मुझे तो दो पॉकेट मनी मिलेगी ना, तो लग गई ना मेरी लॉटरी। और फिर हंसने लगती है। और फिर दोनों बहनें मिलकर खाना बनती हैं। दोनों बहनें साथ मिलकर काम करती है। काम करते करते उन्हें शाम हो गई थी। तो ने आस्था शिवी से कहा, शिवी तू जाके फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आस्था के बोलने पर शिवी वहां से फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आस्था खाना लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनके घर के दूर बेल बजती है, तो आस्था जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसके पापा खड़े थे, जो ऑफिस से आए हुए थे। आस्था मनोज जी को देखकर उनका ऑफिस बैग खुद ले लेती है। मनोज जी ने अंदर आते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? जो इतना अच्छा खाना बनाया है वो टेबल पर रखे खाने को देखते हुए बोलते हैं। आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी ने क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहां तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है? एपिसोड 4, जॉब का पहला दिन। आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहां तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है? आस्था ने खुशी से चहकते हुए कहा, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में, और कल से ही मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला है। मनोज जी ने भी खुश होते हुए कहा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाए, तनु और उसके मम्मी पापा आते होंगे। मनोज जी ने हंसते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, क्या बात है, हमारी बेटी ने तो अपनी पार्टी की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। आस्था ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, तनु को भी मेरे साथ ही जॉब मिली है। मैं और वो एक ही कंपनी में काम करेंगे। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों को साथ में ही जॉब मिल गई, अब तो मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर आस्था मनोज जी को कंफ्यूजन के साथ देखती है, मानो पूछ रही हो कि उन्हें किस बात की टेंशन होगी। आस्था को ऐसे कंफ्यूज होते देखकर मनोज जी ने कहते हैं, मैं इस बात से टेंशन फ्री रहूंगा कि कहीं मेरी बेटी झांसी की रानी बनकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर रही है। ये सुनकर आस्था ने मुंह बनाकर नाराज होते हुए मनोज जी से कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ? तभी शिवी ने वहां आकर मनोज जी की साइड लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या दी, पापा सही बोल रहे हैं। इस पर आस्था ने शिवी को घूरते हुए कहा, अच्छा मैं झगड़ा करती हूँ, और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू दूध की धुली हुई है, तुझे तो झगड़ा करना आता ही नहीं है। और फिर क्या था, वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर मनोज जी ने दोनों को चुप करते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों, क्यों ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अभी तनु और उसकी फैमिली आती ही होगी, तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर वो लोग दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। मनोज जी बात सुनकर दोनों शांत हो जाती हैं। आस्था ने मनोज जी को थोड़ा ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, पापा पहले आप जाए फ्रेश होकर आइए, फिर आकर बात करते हैं। मनोज जी आस्था की बात मानकर वहां से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में तनु की फैमिली भी आ जाती है और मनोज जी भी फ्रेश होकर आ गए थे। तनु की मां ने आस्था को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुमने इतना सब कुछ तुम अकेले ही बना लिया। और उन्होंने तनु की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा, एक हमारी ये महारानी है जो खाना बनाना तो दूर किचन में पानी लेने तक नहीं जाती। तनु ने अपनी मां से अपनी तारीफ करते हुए कहा, अरे
मम्मी खाना बनाने के अलावा भी तो मुझे बहुत कुछ आता है। तनु की मां ने सार्कास्टिक वे में कहा, हाँ आता है ना, बहुत कुछ आता है, जैसे बिना मतलब की बातें करना, दूसरों का दिमाग खराब करना, और हाँ पूरे दिन बस भुक्कों की तरह खाना खाते रहना है ना, यही सब तो आता है तुम्हें। आस्था ने तनु की मां का साथ देते हुए कहा, हाँ आंटी ये तो सही कहा आपने, हमारी तनु कितनी टैलेंटेड है, इतना कुछ तो आता है उसे। और आस्था अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, और अपने टैलेंट पर जरा सा भी घमंड नहीं है हमारी तनु को। आस्था की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये देखकर तनु ने रूठते हुए कहा, जाए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। आस्था ने तनु को मनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है अब कोई तुझसे कुछ नहीं बोलेगा। ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो तनु के पापा आस्था से पूछते हैं, वैसे बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारी जो कंपनी है उसके ओनर मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर हैं ना? आस्था ने खाना खाते हुए कहा, हाँ अंकल वही है। तनु के पापा ने आस्था से कहा, लेकिन बेटा मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी किस्म का इंसान है। आस्था ने बेपरवाह अंदाज में कहा, ये तो पता नहीं अंकल, मगर इतना जरूर पता है इस कंपनी में टैलेंट की कदर जरूर है, और आप टेंशन मत लीजिए, हमें कौन सा रोज अपने बॉस से मिलना है। आस्था को पता नहीं था कि उसे किस पोस्ट पर जॉब मिली है, ये तो कल उसे ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। तनु की फैमिली खाना खाने के बाद अपने घर चली जाती है। वहीं आस्था अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सोने चली जाती है, क्योंकि कल उसका जॉब का पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। अगली सुबह आस्था जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनती है और फिर लंच बनाकर सबके लिए पैक कर देती है। तभी मनोज जी ने आकर प्यार से आस्था से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। तभी शिवी ने भी आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सब लोग अपना नाश्ता खत्म करके अपना अपना लंच लेके घर से अपने काम पर निकल जाते हैं। आस्था ने तनु को कॉल किया और अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा, कहाँ है यार तू, देख आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। तनु ने आस्था से कहा, अरे बाबा आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुक, अभी पहुँच रही हूँ। और कुछ देर में तनु वहाँ आ जाती है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था और तनु पहले मैनेजर के पास जाते हैं, तो मनेगा उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उन दोनों को उनका काम समझाता है। फिर मैनेजर ने आस्था को समझाते हुए कहा, मिस आस्था आपको बॉस की सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी आपको रोज बनाना होगा। आस्था ने मैनेजर से कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन सर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, ये काम तो पर्सनल सेक्रेटरी का होता है ना। मैनेजर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए आस्था से पूछा, डोंट टेल मी कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पोस्ट क्या है। आस्था ने कंफ्यूज होकर मैनेजर से कहा, सर वो मेरी पोस्ट। आस्था इतना ही बोल पाई थी। तभी मैनेजर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो तो जाओ जाकर सर का शेड्यूल बनाओ और जाकर उन्हें बताओ कि उनका आज का क्या शेड्यूल है। मैनेजर की बात सुनकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के कैबिन के बाहर नॉक करती है, तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है। कम इन आवाज सुनकर आस्था अंदर चली जाती है। अंदर एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स का फेस दूसरी तरफ था, जिससे आस्था को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस कैबिन में कोई और भी मौजूद था, जो वही रखे सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने प्रोफेशनल वे में कहा, सर ये रहा आपका आज का शेड्यूल, मैंने बना लिया है। वो शख्स बिना आस्था की तरफ चेहरा किए कहता है, ठीक है इसे यही टेबल पर रख दो। और जैसे ही वो आस्था की तरफ मुड़ता है, तभी आस्था के हाथ से वो पेपर नीचे गिर गया जाता है। आस्था उस पेपर को उठाने के लिए नीचे झुक जाती है। आस्था पेपर उठाते हुए बोलती है, सॉरी सर। वो इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है, क्योंकि जब वो अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह में जो शब्द थे वो मुंह में ही रह जाते हैं। जब वो शख्स आस्था को अपने सामने देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों लोगों के मुंह से एक साथ एक ही वर्ड निकलता है, तुम। उन दोनों को साथ में बोलते देखकर सोफे पर बैठे इंसान का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है और वो शख्स ध्यान से उन दोनों को देखने लगता है। आस्था एकदम गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने भी आस्था से गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरी कंपनी है एंड आई एम द ओनर, समझी तुम? बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे आई? उस शख्स की बात सुनकर तो आस्था को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है।
आस्था हकलाते हुए उस शख्स से कहा, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और आप क्या अर्जुन आस्था की बात कंप्लीट होने से पहले ही अर्जुन ने बीच में ही आस्था की बात काटते हुए, येस आई एम दी अर्जुन सिंह राठौर। ये सुनने के बाद तो आस्था के चेहरे की तो हवायां ही उड़ जाती हैं। आस्था मन में सोचते हुए खुद से कहती है, मर गई, ये जॉब तो गई। तभी अर्जुन ने आराम से आस्था की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? डोंट वरी, मैं तुम्हें जॉब से इतनी आसानी से नहीं निकालूंगा, पहले अपना हिसाब बराबर करूंगा। वो क्या है ना कि तुमने जो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था ना, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम उसके रिपेयरिंग के पैसे नहीं चुका देती तब तक तुम यही काम करोगी, वो भी बिना सैलरी के। तुम्हारी सैलरी तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा निकल जाएगा। एपिसोड 5, आस्था की मजबूरी। आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, व्हाट, मैं आपको क्या पागल दिखती हूँ जो बिना सैलरी के काम करूंगी? और वैसे भी गलती आपकी थी, आपकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी जिससे मेरी स्कूटी टूटी थी। तो ज़रा बताएं मैं आपको क्यों पैसे दूंगी? और हाँ, रही बात यहाँ जॉब की, तो वो खुद ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ आपके जैसा खड़ूस बॉस हो जो अपनी गलती मानने की जगह दूसरों को ब्लेम करे। आस्था इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वहाँ सोफे पर बैठा इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का छोटा भाई रुद्र था। रुद्र हंसते हुए अर्जुन से पूछता है, भाई कौन थी ये लड़की जो आपको इतना सुनाकर चली गई? वो लड़की द बिजनेस टाइकून अर्जुन सिंह राठौर को सुनाकर चली गई। ये बात तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र फिर से हंसने लगता है। अर्जुन ने चिढ़कर रुद्र से कहा, शट अप रुद्र, अपनी ये बकवास बंद करो। लेकिन रुद्र कहाँ मानने वाला था। आज उसने अपनी आंखों से एक लड़की को अपने भाई को सुनाते हुए देखा था, तो ये मौका वो कैसे छोड़ सकता था? ये सब देखकर पहले तो रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन जब अर्जुन भी आस्था से झगड़ा करते देखता है तब उसे यकीन होता है और वो उन दोनों की लड़ाई एंजॉय करने लगता है। रुद्र अर्जुन से आस्था के बारे में पूछता है, भाई आपने उस लड़की से कहा था कि उसने आपकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था, क्या ये बात सच है? बताइए ना भाई। अर्जुन ने रुद्र से थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तू इस वक्त यहाँ से जा, मुझे अभी बहुत काम है। और टेबल से एक फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगता है। रुद्र अर्जुन को ऐसे खुद को इग्नोर करता देखकर रुद्र मुंह बना लेता है। रुद्र को पता था अगर उसका भाई कोई बात बताना नहीं चाहता तो कुछ भी हो जाए वो कभी बताएगा नहीं। तो रुद्र अर्जुन के कैबिन से बाहर चला जाता है। रुद्र अपने मन में सोचते हुए खुद से कहता है, भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, जहाँ कोई आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता वहाँ ये लड़की बिना डरे आपको जवाब दे गई। मैं इतनी आसानी से इसे यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। इधर आस्था अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो समझता क्या है अपने आप को जो कुछ भी बोलता है। मैं क्या पागल हूँ जो बिना सैलरी के जॉब करूंगी? अगर मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी का मालिक ये है तो मैं यहाँ कभी इंटरव्यू देने नहीं आती। आस्था ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे उस खड़ूस मिलवा कर। मैंने उस दिन सोचा था कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन नहीं, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो भेज दिया आपने उसे मेरा बॉस बनाकर। उससे तो बोल दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन आपको तो पता है न कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तभी मैनेजर आस्था की कैबिन में आकर कहता है, क्या हुआ मिस आस्था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो बॉस को उनका शेड्यूल बनाकर देना था, क्या आप वो उन्हें दे आई? आस्था ने हिचकिचाते हुए मैनेजर से कहा, सर वो मुझे रिजाइन करना है इस जॉब से। मैनेजर ने कंफ्यूज होते हुए आस्था से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रिजाइन करना है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम 6 महीने से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी, वो भी 6 लाख रुपए की, समझी तुम? मैनेजर की बात सुनने के बाद आस्था को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया था। अब आस्था मजबूरी में ये जॉब करनी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेनल्टी भर सके। मैनेजर ने आस्था से थोड़े सख्त लहजे में कहा, अब जाओ, जाकर सर के आज की मीटिंग उनके शेड्यूल के हिसाब से फिक्स करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सर के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैनेजर के कहने पर आस्था वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन के कैबिन के बाहर नोक करती है तो अंदर से उसी अंदाज में कड़क आवाज आती है, कम इन। तो आस्था अंदर चली जाती है। अंदर जाकर आस्था अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है।
अर्जुन ने आस्था को आपने सामने देखकर सार्कास्टिक वे में कहा, क्या हुआ मिस आस्था, आप तो रिजाइन करने वाली थी। इरादा बदल गया क्या, या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आए हो? आस्था ने अर्जुन निराश होते हुए कहा, सर ये आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं 6 महीने तक रिजाइन नहीं कर सकती। अगर मैंने रिजाइन किया तो मुझे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट, और मैं उसे पे नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने एक तीखी स्माइल के साथ आस्था से कहा, गुड, सही डिसीजन लिया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम पेनल्टी देकर ये जॉब छोड़कर जाती तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देता, क्योंकि मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन सिंह राठौर किसी के साथ अपना हिसाब अधूरा नहीं रखता। तो तैयार हो जाओ मिस आस्था मेरा हिसाब पूरा करने के लिए। अर्जुन ने एटीट्यूड में आस्था से कहा, तो मिस आस्था अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिजाइन नहीं कर रही हैं तो क्या कुछ काम कर लें, या और कुछ भी बाकी रह गया है आपका? आस्था ने नॉर्मल टोन में कहा, जी सर। अर्जुन ने एकदम से कहा, क्या और कुछ बाकी रह गया है तुम्हारा? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो काम के लिए बोल रही थी। अर्जुन ने आराम से चेयर पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा, ग्रेट, तो फिर जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा देखकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। इस पर आस्था अर्जुन को घूर कर देखती है। अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रही हो, जाओ या यहीं खड़े होकर मुझे घूरती रहोगी? आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, सर मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मैं आपकी नौकर नहीं जो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊंगी। इस काम के लिए पियोन है तो आप उसे बोलकर कॉफ़ी मंगवा लीजिए। अर्जुन ने एटीट्यूड से कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मेरा हर एक काम करोगी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। रही बात पियोन की तो वो बाकी सब लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो जाओ, जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और हाँ, मैं कैंटीन की कॉफ़ी नहीं पीता तो तुम मेरे लिए खुद कॉफ़ी बना कर लाओगी। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। आस्था ने मन में कहा, मेरा बस चले तो मैं जहर ना डाल दूं। अर्जुन ने आस्था से पूछा, कुछ कहा तुमने? इस पर आस्था ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर को कुछ नहीं। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, तो जाओ यहाँ से खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। आस्था वहां से अपने मन में बदबदाते हुए चली जाती है। खड़ूस कहीं का ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कहीं का राजा है। मन तो करता है कि इसे जान से मार दूं, और उस दिन गाड़ी पर नहीं बल्कि इसके सिर पर पत्थर मरना चाहिए था, जिससे थोड़ी अक्ल आ जाती और दूसरों को यूं परेशान नहीं करता। आस्था बहुत कुछ बड़बड़ाते हुए कैंटीन में पहुंच जाती है। वो बड़बड़ाते हुए ही कॉफ़ी बनाती है और अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। आस्था अर्जुन की कॉफ़ी उसके सामने रखते हुए बोलती है, सर ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए बस हन कहा। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैसे वो मन में सोच रही थी कि ये राक्षस उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ जाती है। याशो ये सुनते ही आस्था वहाँ से जाने के लिए पलट जाती है, लेकिन तभी अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, एक मिनट मिस आस्था। अर्जुन के रोकने पर वो रुक जाती है और सोचती है, अब क्या रह गया इसका, अब क्या करवाने वाला है। और पीछे मुड़कर कहती है, जी सर कुछ काम था। तो अर्जुन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें तुम्हें चेक करना है कि इनका डेटा सही है या नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। और हाँ, कल शाम तक तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना है। जब आस्था उस तरफ देखती है जिस तरफ अर्जुन ने इशारा किया था, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ फाइल्स नहीं बल्कि फाइल्स के ढेर लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से आस्था के लिए ही रखी हों। उन फाइल्स के ढेर को देखकर तो आस्था का सिर चकरा जाता है।